विरोधी वक्तव्य है। बढ़ते आगे, पैरालंपिक खेलों में भारत को रिकॉर्ड छठा गोल्ड मेडल परवीन कुमार ने दिलाया है। ये गोल्ड मेडल T64 कैटेगरी में हाई जंप इवेंट में आया है। परवीन कुमार और उनके कोच सत्यपाल सिंह से पेरिस से सीधे बात की हमारे एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी ने। सुनिए उनकी कहानी। कहते हैं कि जब इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा जो है आपके रास्ते के में रुकावट नहीं आ सकती, और ये बात पूरी तरह से लागू होती है पैरालंपिक में भाग ले रहे एथलीटों पर। और यहाँ इस वक्त हमारे साथ पेरिस से सीधे जुड़ गए हैं ऊंची कूद यानी जो हाई जंप है, हाई जंप में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी प्रवीण कुमार, और साथ में उनके कोच हैं सत्यपाल जी। दोनों का स्वागत है, सत्यपाल जी और प्रवीण आपका। नमस्कार जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपने वाकई देश को गौरवान्वित किया है, बहुत ही शानदार आपकी उपलब्धि रही, और आपने T64 की स्पर्धा में जो है T64 की जो कैटेगरी है वहां पर ये कमाल किया है। सत्यपाल जी, सबसे पहले तो आप बताइए T64 होता क्या है हमारे श्रोताओं को, कि कहाँ की किस लेवल की ये विकलांगता होती है? ये T64 कैटेगरी के अंदर ये पैर की विकलांगता होती है। पैर में घुटने से नीचे या तो उसका पैर पूरी तरह से कटा होता है या पूरा पैर एक कमजोर होता है या एक पैर छोटा होता है। तो परवीन कुमार का एक पैर छोटा है, और इसमें जो अमेरिका के खिलाड़ी थे उनका एक पैर कटा हुआ था नीचे से, घुटने के नीचे से। इसमें T64 में एक पैर की विकलांगता होती है। प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 2.08 मीटर की ऊंची कूदान लगाई है, ऊंची छलांग लगाई है, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। पैरालंपिक में आपका गोल्ड एरिया रिकॉर्ड आपने स्थापित किया। कैसे मुमकिन हुआ ये सब, क्योंकि आपने पैरालंपिक पैरा एशियन में भी हमने देखा आपको, एशियन गेम्स में वहां पर भी आपका गोल्ड मेडल था, लेकिन वहां पर आपके जो गेम्स रिकॉर्ड था 2.02 था आपका, और फिर 2.07 आपका टोक्यो में था जहां सिल्वर मेडल आपको हासिल हुआ। अब जो गोल्ड मेडल हासिल हुआ, ये जर्नी किस तरह की रही आपकी, और क्या आपको भरोसा था कि आप 2.0708 आराम से कर लेंगे? सर 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तो हमें लग रहा था कि ये सब कैसे होगा, क्योंकि मेरे टेक ऑफ लेग में इंजरी हो चुकी थी शॉर्टपुट से ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो 3 महीने से हम कुछ सही से कर नहीं पा रहे थे। तो फिर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बेकार हो गई थी। 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी। 23 में अपना ब्रॉन्ज हो गया था, 22 में अपना 4th पोजीशन थी। तो 3 महीने से अपना बहुत बेकार चल रहा था। फिर हमने 2 महीने पहले मैं, कोच साहब और अंकुर भैया साथ में बैठे और हमने डिस्कशन किया कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। हमने पहले देखा कि हमारी इंजरी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमने पहले इंजरी को हील किया, जिसमें हमें अपने ओजो की स्पॉन्सर ने बहुत हेल्प किया, एंड टॉप्स आए, इन्होंने बहुत हेल्प किया इंजरी को दोबारा से सही करने में, रिकवर करने में। उसके बाद हमारी 15-20 दिन में इंजरी हील हो गई। उसके बाद फिर हमने प्लानिंग्स की कि हमें डाइट और ट्रेनिंग अब कैसी रखनी है। फिर हमने एक एक चीज़ का ध्यान रखा कि आज कौन सा वर्कआउट करना है, इसमें कितना रेस्ट है, और ये हमने टारगेट के हिसाब से रखा कि 15 दिन में अपने को अपनी जो परफॉर्मेंस थी उसका 80% 90% वापस लाना है पीक लेवल। तो हमने वो सारी चीज़ें अचीव की। तो हमने 2.05, हम सोच रहे थे 2.10 और 2.05 हम वहीं पर करके आए, जो हम 2.05 करके आए थे वहाँ पे इंडिया में ट्रेनिंग के दौरान। फिर हमने यहाँ पे सोचा था कि हम प्रैक्टिस सेशन जो हमें मिले थे 3-4 सेशन, तो हमें इसमें 210 करना था कि 2.08 to 10 यहाँ पे हो जाए प्रैक्टिस सेशन में, जिससे हम कंपटीशन में आराम से कर पाएँ। फिर यहाँ पे मैंने 2.10 मीटर लगा दिया था प्रैक्टिस सेशन में। फिर अपने को कॉन्फिडेंस लेवल अपना डबल हो चुका था कि अभी हम कुछ कर सकते हैं इंडिया के लिए। फिर हमने अभी कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो हमारी पहले यही स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग थी कि सर ने बोला था कि कोशिश करना कि लास्ट तक जब तक भी बाहर चले कि तेरी बार एक भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा कि ना हो। और हम जैसे मैंने कम्पीट स्टार्ट किया अपना कंपटीशन, तो उसमें सर भी साथ में थे, तो सर को भी डर लग रहा था, मुझे भी डर लग रहा था कि कुछ चीज़ें बिगड़ ना जाएं, कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंपटीशन बहुत बिगड़ चुके थे पहले भी। तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना पर्सनल बेस्ट नहीं दिया। तो ये डर था माइंड में, और ये था कि मैं सिल्वर से भी खुश नहीं होता, ना मैं ब्रॉन्ज से खुश होता।
क्योंकि मैं टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर जीत चुका हूँ, और अभी जो मेरे इंडिया की तरफ से मुझे ब्लेसिंग्स हैं, मेरे लिए प्यार है, वो बस मुझे यही बोल रहा है कि तुम आप अब हमें गोल्ड चाहिए। तो मैंने बस अब मैंने आंखें बंद की और बस यही सोचा कि बस जब तक नहीं रुकना, जब तक मैं अकेला नहीं बचूंगा अपने कंपटीशन में। प्रवीण प्रवीण जी, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 2.11 है, तो आपका 2.08 तक आप पहुंच गए हैं। तो अब अगला लक्ष्य आपका क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना या इसी कामयाबी को अगली बार फिर दोहराना? नहीं सर, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अपना 212, 213, 215 तक लेके जाएं इसको, और ट्रेनिंग हार्ड करनी पड़ेगी, कुछ और प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, वो साथ में हम डिस्कशन करेंगे और अपने टारगेट्स को दोबारा से पूरा करेंगे। सत्यपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह की सुविधाएं भारत में मिल रही हैं, पिछले कुछ वर्षों में सुविधाओं में भी इजाफा हुआ, पैरा एथलीटों को भी काफी गंभीरता से लिया जाने लगा और पैरा एथलीटों ने भी अपेक्षाओं पर वो पूरी तरह से खरे उतरे, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सुविधाओं के मामले में कितना इजाफा हुआ है और कितने संतुष्ट हैं आप? सर मैं बता देता हूँ आपको कि मैं पैरा स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग कराने वाला अभी यहाँ जो टोक्यो में आए हैं, यहाँ पेरिस में आए हैं, उसमें सबसे पुराना कोच हूँ। मैं लास्ट 20 साल से पैरा एथलीट को ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं उस टाइम से ट्रेनिंग कराता हूँ जब हिंदुस्तान में कोई भी पैरा स्पोर्ट्स को नहीं जानता था। जब मैंने स्टार्टिंग किया था, नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कराता, तो मैं ब्लाइंड को हाथ पकड़ के उनको लेके जाता था, दीपा मलिक मैडम की चेयर को पुश करके लेके जाता था ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि मैं एक अच्छा क्वालिफाइड कोच था और मैं जूनियर नेशनल टीम का भी कोच था। तो सब कोचेस मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, पता नहीं ये कहाँ घूमता रहता है इनके लंगड़े लूलों के साथ, ऐसे बोलते थे सब। और मैंने ये बदलाव देखा कि आज उसी नेहरू स्टेडियम में जो मुझे लोग बोलते थे, आज वही कोच पैरा एथलीट को ट्रेनिंग कराते हैं। मुझे दिल से बड़ी खुशी होती है कि आज सभी पैरा एथलीट्स को कोचिंग कराने के लिए कोच रेडी हैं। और मैं समझता हूँ पैरा एथलीट को कोचिंग कराने के लिए एक नॉर्मल कोच से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए और ज्यादा उसका डेडिकेशन होना चाहिए, और सरकार भी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, मतलब लिमिट से प्रवीण, ज्यादा। आप तो जी, मैं प्रवीण से एक चीज जानना चाह रहा था। प्रवीण, आप वॉलीबॉल खेला करते थे स्कूल में, वॉलीबॉल से अचानक हाई जंप की तरफ आपका पलायन कैसे हुआ? वहां आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सर, मैं जब वॉलीबॉल खेलता था तो प्रवीण सर थे, एक मेरे फिजिकल टीचर थे, तो मैं उनके साथ वॉलीबॉल खेलता था। तो मेरी जंप अच्छी थी, मैं स्पाइकर था उसमें, स्पाइकर भी करता था और डिफेंस भी करता था, दोनों चीज़ें करता था मैं उसमें। तो जंप अच्छी थी, तो एक बार अपना स्पोर्ट डे हुआ था, तो मुझे मेरे भाई ने भी और कुछ फ्रेंड सर्कल ने भी बोला कि जंप अच्छी है तो तू हाई जंप कर ले, एथलेटिक्स का है। तो उसमें भी फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी कि जो बच्चे जानते थे कि इसकी जंप अच्छी है तो वो ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे कि सर ये डिसेबल है, तो एबल बॉडीज के साथ कैसे compete करेगा। फिर टीचर्स ने भी मना कर दिया था कि पैर में प्रॉब्लम है, कभी कुछ इंजरी ना हो जाए, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। फिर मेरी वहाँ से फिर मैं फैमिली से बोल के, प्रिंसिपल मैम से बोल के मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपना जर्नी हाई जंप में। वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता था पहला अपना स्पोर्ट डे पे, तो वहां से मेरे को लगा था कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। एक सवाल आप दोनों से कि जैसे आपने देखा कि हमारे जो पैरालंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी जेवलिन के बहुत अच्छे प्लेयर रहे और उसके अलावा गोल्ड मेडल उनके नाम रहा और जेवलिन में बहुत सारे एथलीट आए। अब लेकिन अब हाई जंप में एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं कि आपके निशात कुमार हो, चाहे शरद कुमार हो, चाहे मरियप्पन हो या फिर प्रवीण कुमार ने तो खैर एक बहुत लंबी लाइन, ऊंची लाइन खींच दी है। तो ये हाई जंप में किस तरह से कितना हाई जंप को बल मिलेगा? क्योंकि चार चार प्लेयर हमारे जो है मेडल जीत रहे हैं पैरालंपिक में हाई जंप में। जी सर, इंडिया में का जो टीम में जो मेडल हैं उसमें एथलेटिक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हाई जंप और जेवलिन थ्रो का ही है। हाई जंप आज का नहीं है, 2012 में हमारे गिरीशा ने सिल्वर मेडल जीता था और तब से लेके हमारे हाई जंप पर आए जा रहे हैं और काफी सारे हाई जंपर हैं हमारे पास, काफी सारे जेवलिन थ्रोअर हैं। 2 इवेंट जब हम स्टेडियम में जाते हैं तो वहाँ के स्पेक्टेटर्स और दूसरी टीम के जो कोचेस हैं तो हमें बड़े मतलब उत्साह भरी निगाह से देखते हैं कि हाँ आज जेवलिन होने वाला, आज हाई जंप होने वाला, आज इंडिया का सर्टर टीम वहां बैठने वाला है। तो इंडिया का अभी पूरे दुनिया में पैरा स्पोर्ट्स में, पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन और हाई जंप में बहुत बड़ा दबदबा है।
चलिए प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोविंदगढ़ आप नोएडा में रहे और वहां से आप मोतीलाल नेहरू कॉलेज में भी पहुंचे, वहां से लेकर अब तक का जो सफर है आपका, उसमें किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ा? हमने तो ये भी सुना है कि काफी आपको इस तरह की बातें भी लोगों से सुननी पड़ती थी, बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार भी आप हुए, लेकिन उन सब चीजों को किस तरह से, उन बाधाओं को आपने पार किया? हाँ सर, कुछ कुछ बातें मतलब सुनने को मिली थी और फेस भी किया था मैंने। लेकिन मैंने कभी उन्हें नेगेटिव में नहीं लिया। मैंने उन्हें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ ही बनाया है, और मैं उनको, और जिन्होंने भी ये सब मुझे बोला था या फिर जैसे भी उन्होंने बोला था, उनको मैं थैंक यू ही बोलता हूँ। क्योंकि आज उनकी ये सब बोलने की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। पहले मैं सोच, अगर वो ये सब नहीं बोलते, बोलते कि नहीं हो जाएगा, इजीली रखते मुझे, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि हार्ड थिंग्स भी बहुत जरूरी है लाइफ में, कुछ आगे बढ़ने के लिए ठोकरें भी खानी चाहिए सर, जरूरी है। नहीं तो आप ठोकरें खाने के बाद वो उसके बाद की जर्नी कैसे देख पाएंगे। चलिए प्रवीण जी, सत्यपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इंडिया न्यूज की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले प्रवीण ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ 2.11 ही नहीं है, बल्कि 2.14 2.15 तक की ऊंची जंप करने के साथ एक विश्व कीर्तिमान को ऊंचे प्रतिमानों तक पहुंचाना भी है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार नमस्कार। जम्मू कश्मीर में